हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप देखो तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक का कवर किया था, जिसमें हम ये एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उन क्वेश्चंस के हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो जो पूछा गया है उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपने लास्ट के 3-4 लेक्चर जो हमने कवर किया था उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जिसमें हमने बेसिकली कवर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ से जितने क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज, आपके स्टेट लेवल के जो पीसीएस के एई एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे, या फिर आपको पीएसयू एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कवर किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड अलॉन्ग विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से क्वेश्चंस देखा था, ठीक। अब हमारे पास में ये जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसी की हेल्प से हम आगे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सबसे आपको ये पहले ये देखना है कि क्वेश्चन को करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मशीन व्हिच वायलेट क्लाउसियस स्टेटमेंट विड वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, सबसे पहले जो क्लाउसियस स्टेटमेंट है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अलग है। अगर ये दोनों सेम होते तो ये एक साथ में ही आते, मतलब क्लाउसियस स्टेटमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसी भी तरीके का कोई नाता नहीं है। सेकंड वन, अ मशीन व्हिच वायलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगेन आप अगर देखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ कोरिलेट नहीं होता है, मतलब इसका भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अ मशीन व्हिच वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, इसका भी इस तरीके से कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ वन देख रहे हैं, अ मशीन व्हिच वायलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वायलेट क्लाउसियस स्टेटमेंट। तो ये आपको कुछ सही नजर आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए, सबसे पहले जब आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो आपको बताता है कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, ठीक है। और वो जो बता रहा होता है वो विद द हेल्प ऑफ टू स्टेटमेंट बताता है। पहला आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है और दूसरा आपका CS क्लाउसियस स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है इसका आउटकम जो होता है आपका हीट इंजन, और क्लाउसियस स्टेटमेंट जो है इसका आउटकम जो होता है आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप होते हैं। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो आपका ये बोलता है कि अगर आप एक सिंगल रिजर्वियर से कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क करना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉसिबल हो जाता तो आपकी गाड़ियों में साइलेंसर नहीं होता, मतलब आपने जितना हीट इंजन डाला, एनर्जी डाला है उतना ही आपको वर्क आउटपुट मिल जाता। साइलेंसर के रास्ते से जो आपको एग्जॉस्ट जो इमिशंस निकल रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड स्टेटमेंट क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम लो टेम्परेचर से लाइक 20 डिग्री माइनस से आप +20 तक हीट को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जब तक आपको कोई एक एक्सटर्नल वर्क न देना पड़ जाए। जैसे आपके जो फ्रिज काम करते हैं, आप एक्सटर्नल वर्क के तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को देते हो, तो जब तक वो एनर्जी सप्लाई नहीं करोगे तब तक ये डिवाइस नहीं डेवलप हो सकती है। मतलब दोनों की दोनों डिवाइस जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताते हैं। अगर एक का वायलेशन हो जाएगा तो अपने आप सेकेंड जो है उसका वायलेशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपका स्टेटमेंट डी है, ये JWM का UPSC एग्जाम कराती है, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट व्हाट। फर्स्ट वन, एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज डिक्रीजेस। नहीं, तो देखिए एंट्रोपी प्रिंसिपल होता है, एंट्रोपी प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी आपकी निगेटिव नहीं हो सकती है, आइदर इट विल बी जीरो और इट विल बी पॉजिटिव। और आइसोलेटेड सिस्टम को जब आप डिफाइन करने जाते हो तो आइसोलेटेड सिस्टम में कहते हो अ सिस्टम इन व्हिच देयर इज नो एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और एग्जांपल के तौर पे कहते हो यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी या तो जीरो होगी या उससे ज़्यादा होगी, वो बढ़ सकती है, मतलब टेंस टू मैक्सिमम होगी, कभी वो कम नहीं हो सकती है। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे भी पूछ रखा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए।
सेकंड स्टेटमेंट, एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स ड्यूरिंग रियल प्रोसेस। देखिए, रियल प्रोसेस जब भी हो रहा होगा तब किसी ना किसी तरीके की कुछ ना कुछ लॉसेज हो रही होंगी, और जब लॉसेज होंगी तो एनर्जी का डिग्रेडेशन जरूर होगा। मतलब ये स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एनर्जी ऑलवेज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रियल प्रोसेस। देखिए, रियल प्रोसेस में एनर्जी का डिस्ट्रॉय होना, बिल्कुल रियल प्रोसेस में एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लॉसेज हो सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, जब एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। मतलब आपका जो आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखते हैं। इसमें कहना क्या चाह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंप्लाइज विद द क्लाउसियस स्टेटमेंट। देखिए, क्लाउसियस स्टेटमेंट का आउटकम क्या है, तो आप लोगों को पता है जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसका आउटकम आता है आपका हीट इंजन। जितने भी आईसी इंजन डेवलप हुए हैं वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की हेल्प से डेवलप हुए हैं, और जो भी पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस डेवलप हुई हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, आपका हीट पंप है, ये आपकी जो डेवलप हुई है वो क्लाउसियस स्टेटमेंट की हेल्प से डेवलप हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन बिल्कुल नहीं, इंटरनल कंबशन इंजन बिल्कुल नहीं, स्टीम पावर प्लांट बिल्कुल नहीं। ये तीनों को तीनों देखोगे तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज हैं, और पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज जो आउटकम आती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की आती है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ये पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, और पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेज जो आपकी होती है क्लाउसियस स्टेटमेंट के साथ में लिंक्ड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का बिल्कुल 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इफ अ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। देखिए, जब भी सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी आती है, जब भी सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी आती है तो उस इरिवर्सिबिलिटी की वजह से रेंडमनेस बढ़ती है, उसकी वजह से जो आपका एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जहाँ पे भी आपको इरिवर्सिबिलिटी का टर्म दिखे, अगर वो इरिवर्सिबिलिटी एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ की इरिवर्सिबिलिटी की वजह से कंपनसेट नहीं हो पा रही है, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती नजर आएगी। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मस्ट इंक्रीजेस। ऑलराइट, ये आपका एई का क्वेश्चन है, 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली इसी पे बेस्ड पूछे गए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। बोल रखा है थर्मोडायनेमिक साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें हीट एडेड, पहला बोल रहा है कि हीट एडेड एंड वर्क डन इन ईच प्रोसेस आर एज फॉलोड। तो देखिए, इसमें हीट 1 to 2 प्रोसेस में नो हीट इंट्रैक्शन, 2 से 3 में 50 आपका दे रहा है हीट का इंट्रैक्शन, जूल में दे रहा है, 3 to 4 नो हीट इंट्रैक्शन, 4 to 1 जो आपका है 80 जो आपका देख रहा है कि इसमें हीट का रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है प्रोसेस। तो बोल रहा है कि थर्मल एफिशिएंसी आपका साइकिल का क्या होगा। तो देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके से आप इसको कोई भी एक हाइपोथेटिकली अगर आप कोई जैसे कार्नोट साइकिल इसको ही बनाने की कोशिश करो, तो प्रोसेस 1 से 2 में किसी तरीके का कोई एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, आप 2 से 3 की बात कर रहा है तो इसमें 50 है फ्रॉम द गैस हो रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है। 3 to 4 जो हो रहा है इसमें किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। 4 to 1 जो हो रहा है इसमें बोल रहा है कि ये आपका 80 टू द गैस, मतलब ये टू द सिस्टम सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये 80 टू द सिस्टम हो रही है और 50 अवे फ्रॉम द सिस्टम हो रहा है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो जब टू द सिस्टम कोई सप्लाई होती है तो पॉजिटिव होती है, अवे फ्रॉम द सिस्टम होती है वो निगेटिव होती है। और जब वर्क के बारे में बात करते हैं, टू द सिस्टम जो होता है वो निगेटिव होता है, अवे फ्रॉम द सिस्टम जो होता है मतलब सिस्टम के द्वारा जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो यहीं से आपके पास इफिशियंसी का एक फार्मूला आता है, दैट इज डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। इसी को आप कह देते हो क्यू नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। और क्यू नेट आप जानते हो क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाई। तो यहाँ से आप देख लो 1 माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाई क्यू सप्लाई। तो 1 माइनस रिजेक्शन आपका कितना हो रहा है 50, सप्लाई कितनी हो रही है आपकी 80। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है इसको कैलकुलेट करके देख लो तो आपको ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो 37.5% मिल रहा है। ठीक है जी,
37.5%। मतलब आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हो कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितनी हीट जो है वो सप्लाई हो रही है और कितनी हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो 80 जूल जो है हीट टू द गैस है और 50 फ्रॉम द गैस है, मतलब ये आपका क्यू रिजेक्शन है और ये टू द गैस, ये क्यू सप्लाई है। तो आपके पास डायरेक्टली फार्मूला जो है इफिशियंसी का 1 माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाई क्यू सप्लाइड। तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपको ये आंसर मिलेगा। इसी तरीके से 2007-8 के अप्रॉक्स भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस वैल्यू चेंज थी इसकी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो कि आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में ही पूछे गए हैं। देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या बोल रहा है, हीट पंप एंड एयर कंडीशनर हैव द सेम मैकेनिज्म। मतलब ये बोल रहा है कि जो हीट पंप होता है और एसी जो होती है आपकी, वो सेम मैकेनिज्म पे काम करती है। कैसे आप इसको समझ सकते हो कि आपने ठंडियों में देखा जो एसी को आप सेम मैकेनिज्म पे काम कर रही होती है, सेम वो एसी की तरीके से, मतलब वो कूलिंग कराने के काम में करती है गर्मियों में, और जो ठंडक का टाइम आता है तो उसको हीटिंग कराने के लिए हेल्प में करते हैं। मतलब सेम मैकेनिज्म होता है, उसको दो तरीके से यूज करते हैं। अगर दोनों मैकेनिज्म अलग अलग होगा तो सोचो ठंडी के लिए आप अलग तरीके से डिवाइस यूज करोगे, गर्मी के लिए अलग डिवाइस यूज करोगे, मतलब वो कॉस्टली बन जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है, जो हीट पंप और जो आपके एयर कंडीशनिंग डिवाइसेज होती हैं उनका मैकेनिज्म सेम होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, द सेम सिस्टम कैन बी यूज एज हीट पंप इन द विंटर एंड एयर कंडीशनर एट द समर। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप घरों में जो लगा रहता है डायरेक्टली आप उसको गर्मी के टाइम पे या ठंडी के टाइम रिवर्स यूज होता है। ठीक है। थर्ड केस बोल रहा है, द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर में गैप ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में गैप ज़्यादा होगा मतलब उसको फुलफिल कराने के लिए आपको उतनी ही सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस हैं। जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इनपुट देने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिकल जो कंडीशन होगा वो ड्रॉप करने लगेगा। मतलब ये आपका सिग्निफिकेंस जो लेवल है वो ड्रॉप करने लगेगा। इस कंडीशन में क्या कह देते हैं कि जो हीट पंप और एसी होता है एक ही मैकेनिज्म पे काम करता है, उनको रिवर्स करके लगाया जा सकता है। और तीसरा बोल रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर में आप ज़्यादा सिग्निफिकेंट हाई टेम्परेचर पर करने जाओगे तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से जो उसकी इफिशियंसी होगी वो ड्रॉप होगी। ठीक है, क्योंकि ये पावर एब्सॉर्बिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 1, 2, 3 जो है तीनों सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर अ कार्नट साइकिल रिप्रेजेंटेड ऑन। देखिए, पहली बात तो एरिया पीवी डायग्राम अगर कार्नट साइकिल की आप बात करने जाओ तो ये कई बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा पता है, अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो इस पे कार्नट साइकिल का जो टीएस डायग्राम है सबको पता होता है कि एक डब्बा बनता है। ठीक है, कार्नट साइकिल की अगर टीएस डायग्राम देखा जाए तो एक डब्बा बन जाता है, मतलब एक नॉर्मली एक स्क्वायर बन जाएगा, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज हैं। तो एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, ये तो आराम से बन जाता है। लेकिन जब पीवी डायग्राम बनाने की बात आती है तब लोगों को दिक्कत होती है। 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 हीट रिजेक्शन। तो अब बताइए इसमें 2 to 3 अगर 1 to 2 की बात किया जाए तो पीवी डायग्राम पे जो एडियाबेटिक कर्व होता है उसका स्लोप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी, और 2 to 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन यहाँ पे जाएंगे, 3 to 4 एडियाबेटिक, अगेन जो इसका और इसका स्लोप है सेम रहेगा, और 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो कुछ इस तरीके से, तो 1, 2, 3, 4 एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ठीक है जी, तो अब देखिए एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट हीट, सॉरी वर्क, एंड एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंटेड हीट। आपने जब भी देखा होगा जब आप पावर प्लांट के बीसीआरएस साइकिल या फिर आप जब भी जिसने भी साइकिल रेनकाइन साइकिल्स की बात कर रहे हो या फिर आरएसी के बीसीआरएस की बात कर रहे हो तो हमेशा टीएस डायग्राम के अलॉन्ग आप कैलकुलेशन करते हो और वहाँ पे एंट्रोपी का टर्म बार बार आता है। मतलब आप वहाँ पे हीट के कंडीशन में आप क्वेश्चंस को कर रहे होते हो, लेकिन जब पीवी डायग्राम आता है तो पीवी डायग्राम में आप वर्क डन कैलकुलेट करने लगते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो होता है वो आपको वर्क इंटरेक्शन देता है और एरिया अंडर टीएस डायग्राम जो होता है वो आपका हीट इंटरेक्शन देता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, तो आप देख लो कहाँ पे है, वर्क डन। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर टीएस डायग्राम पूछता तो आपका हीट इंटरेक्शन हो जाता।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आपका सेकेंड लैब थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया एक क्वेश्चन है। इस पे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एन इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल। सबसे पहले आप एक इंजन बनाते हैं जो कि ऑपरेट कर रहा है बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन एंड 400 केल्विन। एक इंजन है आपका, कार्नोट इंजन है। ये आपका सोर्स है, इसका जो टेम्परेचर है आपको अल्टीमेटली पता है कि जो सोर्स होगा ऊपर की तरफ, अगर कार्नोट साइकिल आप बना रहे हो, यहाँ पे हीट इंजन है और जो सिंक है वो आपका 400 केल्विन है। सोर्स जो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, जहाँ से अगर कुछ टेम्परेचर निकाल भी दिया जाए तो इसके फाइनल टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिंक जो होता है अगर वो भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का होता है, अगर इसको सप्लाई कर दिया जाए तो भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एन इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल, मतलब रिवर्सिबल साइकिल है, ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन एंड 400 केल्विन। 800 और 400 केल्विन के बीच में काम करता है। इफ़ द हीट सप्लाई एट 100 किलोवाट, मतलब जो हीट सप्लाई यहाँ से हो रही है वो आपकी 100 किलोवाट की हो रही है। देन द आउटपुट इज, अब आउटपुट मतलब ये वर्क आउटपुट की बात कर रहा है, तो डब्ल्यू आउट जो होगा वो कितना होगा इसकी बारे में ये बात कर रहा है। मतलब कुछ आउटपुट होगा और कुछ साइलेंसर के रास्ते से जो हीट होता है आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास कार्नोट साइकिल इफिशियंसी का फार्मूला अगर आप करेंगे तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। यहीं से आपको क्या मिलता है, डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय योर हीट सप्लाइड। ठीक है जी। आप डब्ल्यू नेट की जब बात करने जाते हो, मतलब यहाँ से आपके पास डब्ल्यू नेट की ही बात ये कर रहा है। इफिशियंसी के लिए एक और फार्मूला होता है टेम्परेचर रिलेशन से, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। T2 जो है लोअर टेम्परेचर है, T1 जो है आपका हायर टेम्परेचर है। तो यहाँ से 1 माइनस T2 जो है आपका 400 केल्विन, T1 जो है आपका 800 केल्विन। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका 50% आ जाएगा। ठीक है, 0.5 वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली इफिशियंसी के फार्मूला में यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे 0.5, तो Q सप्लाई इंटू 0.5 इजकल टू डब्ल्यू नेट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो डब्ल्यू नेट है वो आपकी 50 किलोवाट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मतलब आपने देखा यहाँ से 100 किलोवाट की आप हीट की सप्लाई कर रहे हो, जिसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो आपका 50 किलोवाट का आउटपुट मिल रहा है, और जो साइलेंसर के रास्ते से जो हीट रिलीज हो जा रही है वो भी आपकी 50 किलोवाट है। मतलब 100 में 50, मतलब इसकी जो इफिशियंसी आपने देखा 50% है। आप सोच सकते हो कि आपकी जो आईसी इंजन होती हैं उनकी इफिशियंसी कितनी कम होती है। आप उसके ब्रेक थर्मल इफिशियंसी के बारे में बात करने जाओगे तो पता चलेगा थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कुछ और कहता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। ठीक है जी। तो हमारा इंटेंशन हमेशा यही होता है कि जो कार्नोट साइकिल है उससे कंपेयर करके जो थ्योरेटिकल इफिशियंसी निकलती है उसके नियर अबाउट ले जाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम जिसमें जो मिनिमाइज करते हैं, जो लॉसेज होते हैं उनको मिनिमाइज करके फाइनली हम वहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था, गेट का अभी लेटेस्ट 2018 का ये क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन जो होते हैं ए एग्जामिनेशन या जे एग्जामिनेशन डायरेक्टली कॉपी करती है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा, अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री एंड 1527 डिग्री। अब देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो सिंक की तरीके से बिहेव करेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर जो होगा वो सोर्स की तरीके से बिहेव करेगा, एंड प्रोड्यूस 400 किलोवाट ऑफ नेट पावर। यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, मतलब जो आउटपुट मिल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है कि 400 किलोवाट का हम आउटपुट दे रहे हैं। पूछ रहा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस। देखिए पहले इसका हम डायग्राम ड्रा करते किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। यहाँ से 1200 ये और 1527 डिग्री सेल्सियस, इसको पहली बात आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको 1800 केल्विन मिल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से हीट की सप्लाई हुई, आपको कुछ आउटपुट मिला, वो जो आउटपुट है 400 किलोवाट है। ये आपका हीट इंजन है और यहाँ से आपने हीट की सप्लाई कर रखी है, आपको पता नहीं कि कितना सप्लाई आपने किया है। अब आउटपुट जो सिंक है, सिंक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, और यहाँ से जो हीट है वो आपकी रिलीज हो रही है। ऑलराइट, अब सुनिए, आपसे पूछ रखा है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो आपका आ रहा है चेंज, वो ड्यूरिंग हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब ये आपके पास हीट सप्लाई सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके हेल्प से, इस पर्टिकुलर जो हमने अभी ये डायग्राम बनाया, इसके हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इफिशियंसी कैसे निकलेगी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा जो इफिशियंसी के लिए फार्मूला था दैट वाज 1 माइनस
T2 डिवाइडेड बाई T1 दैट वाज इक्वल टू डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। तो यहाँ से आपने देखा कि 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 1800, ठीक है जी। तो यहाँ से आप 3/18 करके देखो तो ये आपको मिल रहा है 1 माइनस आंसर, ठीक है। तो पॉइंट ये टोटल जो वैल्यू आ रही है ये आपकी 0.833 आ रही है, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू डब्ल्यू नेट 400 एंड डिवाइडेड बाई योर हीट सप्लाइड। अब इसको 400 से अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको जो टोटल हीट सप्लाई जो मिल रहा है, हीट सप्लाई जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 480 किलोवाट, ठीक है जी। अब हीट सप्लाई इतनी मिल रही है जिससे आउटपुट आपको इतना मिल रहा है, मतलब 80 जो किलोवाट होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा। 480 आपने सप्लाई किया जिसमें 400 वर्क आउटपुट मिल गया और 80 जो किलोवाट है वो आपका रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ साइलेंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा, अब एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है किसमें, जब हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब सुनिए, आप एंट्रोपी के लिए जो फार्मूला है चेंज इन एंट्रोपी ds इजकल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टेम्परेचर चेंज। अब बताइए यहाँ पे हीट सप्लाई जो हो रही है वो 480 हो रही है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर से कितने हीट से आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका 1800 है, ठीक है। तो 480 को अगर आप 1800 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 0.266। अब देखिए हीट है दिया है किलो वाट में और जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो आपका केल्विन में है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अगर आपने इसको डायरेक्टली टेम्परेचर को बिना चेंज हुए अगर आप सॉल्व करते तो उसको देखते हैं उसके रिजल्ट कितना आता। तो 480 को अगर आप 1527 से डिवाइड करते तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा था वो 3.1 मिल रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कई जगह कई बार ऐसा होता है कि ये भी रिजल्ट दिया रहता है एग्जाम में, तो वो आपके लिए और टफ हो जाता है। आप अगर कैलकुलेशन में उसको MKS यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले हमारा इंटेंशन ये होता है कि उसको टेम्परेचर डिग्री में दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, जब केल्विन में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड वन जो अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका BHEL एग्जाम में पूछा गया था। देखिए BHEL 2019 में जो पेपर आया था वो काफ़ी टफ माना गया था, इसलिए टफ माना गया था क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था और उन्होंने क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े बना रखे थे। आप किसी भी सब्जेक्ट का देखोगे, इसका देखोगे थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, आप सोम का देखोगे, हर जगह आपको क्वेश्चन बड़े दिखेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ हीट इंजन रिसीव 1 किलोवाट ऑफ हीट transfer at 1200 Kelvin and give out 600 watt as work with the rest as heat transfer to the ambient 300. The second law efficiency। देखिए अभी तक आप एफिशिएंसी निकाल लेते, अब आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या होगा। तो सबसे पहले इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या बोला, 1200 केल्विन पे आपका सोर्स है, यहाँ से जो हीट सप्लाई हो रही है 1 किलोवाट की हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क मिल रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, जो हीट है, वर्क यहाँ पे दिया हुआ है 600 वाट आपको वर्क मिल रहा है एंड गिव इतना वर्क, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रांसफर हो रहा है, रिमेनिंग जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 300 केल्विन। आप देखोगे तो 300 केल्विन जो दिया रहता है एम्बिएंट कंडीशन दिया रहता है। एटमॉस्फेयर का अगर आप देखोगे तो नॉर्मली टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, इसलिए आपको 27 डिग्री या फिर 300 केल्विन डायरेक्टली दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो 1 किलोवाट था मतलब 1000 वाट होगा, 600 यहाँ चला गया तो 400 जो आपका वाट होगा वो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। इसको आप 1000 भी लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वाट। अब ये आपकी हीट इंजन है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दे रखा है और आपको यहाँ पे वर्क इनपुट भी, वर्क आउटपुट भी दे रखा है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से 2 इफिशियंसी निकल सकती है। एक इफिशियंसी अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई से निकलेगी और जो डब्ल्यू नेट आपका 600, हीट सप्लाई आपका 1000, टोटल आपको 0.6 मतलब 60% जो इफिशियंसी आ रही है वो आपकी एक्चुअल इफिशियंसी है। समझ रहे हैं, जब आप हीट सप्लाई और वर्क नेट के रिस्पेक्ट में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ से एक्चुअल इफिशियंसी आएगी और जो रिवर्सिबल इफिशियंसी होती है वो बस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है ये आपका देखोगे तो टी लोअर डिवाइड बाई टी है 300 डिवाइड बाई 1200। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 1/4, ठीक है जी। हाँ, तो आपका 3/12 ये आ रहा है
उसके बाद में 1 माइनस आपने देखा तो ये आपका 75% आ रहा है, तो ये जो आपकी इफिशियंसी आ रही है वो 0.75 आ रही है। मतलब आपने क्या देखा, एक्चुअल इफिशियंसी अलग, रिवर्सिबल इफिशियंसी अलग। अब ये बताओ, अगर एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, दोनों वैल्यू दिया हो, वर्क डन दिया रहे, टेम्परेचर भी दिया रहे, आपसे पूछ ले इफिशियंसी क्या होगी, और इफिशियंसी में दोनों वैल्यू दिया हो, तो आप कौन सा कैलकुलेशन कौन सा आप सही मानोगे। तो जब भी एग्जाम में अगर आपसे दोनों वैल्यू दी रही होती है और आपसे मेंशन नहीं करता है कि जो डिवाइस रिवर्सिबल है, तो उस कंडीशन में आपका जो एक्चुअल इफिशियंसी आप निकालने जाओगे वो अलग आएगी, और जो रिवर्सिबल जो आप कार्नोट इफिशियंसी निकालोगे वो अलग आएगी। तो जो रिजल्ट होगा हमेशा एक्चुअल इफिशियंसी होती है। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन ये नहीं पूछ रखा, इसने पूछ रखा सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होगा। तो भाई ये जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी होता है, वो सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो होता है वो एक्चुअल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय रिवर्सिबल एफिशिएंसी का रेशियो होता है। मतलब दो एफिशिएंसी निकल के आई, एक आपका 0.6 आया और एक आपका 0.75 आ गया, ठीक है। तो 0.6 को अगर आप आंसर से इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये जो एफिशिएंसी आपको निकल के आ रही है वो 0.8, मतलब 80% जो एफिशिएंसी आ रही है वो सेकंड लॉ एफिशिएंसी आ रही है। अगर गलती से आप इसको डिवाइड करोगे रिवर्सिबल से तो 1 से ज़्यादा आएगा, और एफिशिएंसी कभी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये सेकंड लॉ एफिशिएंसी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना गया था। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं, आपको सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी दिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे आप डायरेक्टली ये मेथड यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका रेफ्रिजरेटर के ऊपर है, ठीक है। इफ़ द COP ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी 6 है, देन द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर टू द लोएस्ट टेम्परेचर। देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में अगर आप COP की बात करने जाते हो तो डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई W, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई योर W इनपुट, ठीक है जी। अब जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या आ रहा है, किस डिजायर्ड इफेक्ट की आप बात कर रहे होते हो, तो जो आपके पास डिजायर्ड इफेक्ट होता है रेफ्रिजरेटर के केस में आप कूलिंग कराते हो, और कूलिंग जो होती है मतलब Q लोअर जो टेम्परेचर होगा वो होगा, और जो आपका W इनपुट होता है वो Q हायर माइनस Q लोअर होता है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो T लोअर डिवाइडेड बाई T हायर माइनस T लोअर। आपको COP दे रखी है 6, इन्होंने पूछ रखा है कि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में रेशियो निकाल दो। तो यहाँ से आप अगर T लोअर को आप कॉमन लेकर के देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाई T हायर बाई T लोअर -1 आ जाएगा, और यहाँ से T लोअर आ जाएगा। तो ये कट जाएंगे दोनों, आपको मिलेगा क्या, T हायर बाई T लोअर, दिस इज -1 इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। इसको लाओगे तो 1/6, T हायर डिवाइड बाई T लोअर 1 + 1/6। तो यहाँ से 7:6 जो होगा वो आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, कई बार ये रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिखेगा। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि जब रेफ्रिजरेटर की बात करते हो तो जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो लोअर टेम्परेचर होता है, आप कूलिंग कराते हो, और जब हीट पंप की बात करते हो तो जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है वो हीट जो आपका कंडेंसर से बाहर निकलता है वो हीट आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे Q हायर आ जाएगा इन द केस ऑफ योर हीट पंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 900 केल्विन T2 एंड अदर ऑपरेट्स बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन फॉर द बोथ इंजन टू बी इक्वल इफिशियंसी देन T2 इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, एक जो इंजन है 900 केल्विन से लेकर के, ठीक है, ये कुछ T2 टेम्परेचर तक काम करता है, और जो सेकेंड इंजन है आपका वो T2 टेम्परेचर से T3 तक काम करता है। T3 मतलब आपका 400 केल्विन तक काम करता है, ठीक है। और यहाँ से आप हीट इंजन 1 है, ये आपकी हीट इंजन 2 है, यहाँ से कुछ इफिशिएंट वर्क डन W1 आएगा, यहाँ से W2 आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, इफिशियंसी दोनों की बराबर है, हीट 1 Q2 और यही Q2 यहाँ पे सप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको Q3 मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको दिख रहा है। अब ये बताइए, यहाँ से बोल रखा है इफिशियंसी दोनों की बराबर है, तो इफिशियंसी जब 1 इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ 2, अब इफिशियंसी ऑफ 1 जो होगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ 2 1 माइनस T3 डिवाइड बाई T2, तो 1 से 1 जाएगा। यहाँ से अगर आप T2 की बात करोगे तो डायरेक्टली T1 इंटू आपका T3 आ जाएगा। और आप ये समझ सकते हो, डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि जब दो इंजन
सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर दोनों की इफिशियंसी बराबर आ रही है तो इंटरमीडिएट जो टेम्परेचर होगा वो हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो टेम्परेचर होगा उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी। तो यहाँ से आपने देखा ज्योमेट्रिक मीन मतलब जो T1 है आपका, जो T1 की वैल्यू दे रखा है 900, T2 की जो वैल्यू दे रखा है 400, तो यहाँ पे 3600 मतलब 600 जो आपका केल्विन है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा T2, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो, जब इफिशियंसी बराबर होती है तो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है, और जब वर्क डन बराबर होता है तो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है वो उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फ्रिक्शनलेस हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट ओनली इफ इट्स एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज व्हाट। देखिए सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करो, इफिशियंसी के फार्मूला, इफिशियंसी 100% 1 माइनस टी लोअर डिवाइडेड बाई टी हायर। अब दाई 1 माइनस टी लोअर, अगर जो लोएस्ट एग्जॉस्ट टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब जो एम्बियंट में आप जो टेम्परेचर है उसको रिलीज कर रहे हो उस टेम्परेचर की बात कर रहा है, अगर इस टेम्परेचर की वैल्यू आप अगर 0 कर दो तो 0 डिवाइड बाई टी हायर, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो इफिशियंसी इसकी होगी 100% आ जाएगी, ठीक है जी। मतलब वो ये कहना चाह रहा है अगर एम्बियंट जो टेम्परेचर है, जो सिंक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री एब्सोल्यूट हो जाए। एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है केल्विन, आप कैलकुलेशन केल्विन में कर रहे हो तो ये 0 केल्विन होगा, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दोनों वैल्यू दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर करोगे तो 273.15 केल्विन हो जाएगा, और जब ये 0 केल्विन होगा तो इसको एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है, एब्सोल्यूट 0। और एब्सोल्यूट 0 पे ही अगर एम्बिएंट कंडीशन होगा तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, तो टोटल वैल्यू 0 आएगी, तो इफिशियंसी आपकी 100% हो जाएगी। लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो नहीं। तो ये कह सकते हो कि कार्नोट साइकिल की भी इफिशियंसी कभी 100% नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है कभी वो 0 एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। मतलब कभी आप ऐसी कोई इंजन डेवलप नहीं कर सकते हो जिसकी इफिशियंसी 100% हो, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट होता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आप ये पॉसिबल नहीं कर सकते कि कोई इंजीनियरिंग के केस में ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि कभी भी किसी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ये आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। एन इन्वेंटर claim a thermal engine operates between ocean layer of 27 degree and 10 degree. It produces 10 kilowatt and discharge 9900 kilowatt per minute such that an engine is, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा, एक इंजन है जो ओशियन करंट के ऊपर, ओशियन उसमें थर्मल इंजन है, काम कर रहा है, जिसका जो सोर्स टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। देखिए हमेशा जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर होगा वो सोर्स टेम्परेचर होगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगी। और इन्होंने क्या बोल रखा है, जब इसको हीट इंजन पे सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो 10 किलो वाट का वर्क आउटपुट मिल रहा है, और जो डिस्चार्ज हो रहा है, हीट का जो डिस्चार्ज हो रहा है वो 9900 किलो जूल पर मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको किलो जूल पर मिनट में दिया है, मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तभी किलोवाट में आएगा। तो आप 9900 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। मतलब 10 किलोवाट है ये। अब यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, जो किलो जूल पर मिनट डिस्चार्ज है, एंड डिस्चार्ज सच दैट इंजन इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है कि आप जब 9900 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई योर 60 आप जब करके देखते हो तो 165 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ शायद गलत दे रखा है क्वेश्चन में। इन्वेंटर क्लेम डेट थर्मल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन ओशियन लेयर ऑफ 27 डिग्री एंड 10 डिग्री, इन पे टेम्परेचर पे काम कर रहा है। इफ़ प्रोड्यूस 10 किलो वाट एंड डिस्चार्ज इतना किलो जूल पर मिनट, डिस्चार्ज एंड डिस्चार्जेस जो कर रहा है वो इतना कर रहा है, देन द इंजन इज़, पहली बात ये आपका डिस्चार्ज नहीं सप्लाई की बात कर रहा होगा, तभी आपका 165 कुछ होगा, ठीक है जी। तो 165 में आपकी जो वर्क आउटपुट की इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर ये देखोगे इस तरीके से दिया हुआ है 165 किलोवाट बोल रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है इस केस में 10 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे कंडीशंस में ये जो क्लेम कर रहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली जब इस क्वेश्चन को और तरीके से दिया रहता है, आप एक्चुअल इफिशियंसी निकालते हो, आप रिवर्सिबल इफिशियंसी निकालते हो,
हमेशा जब कोई भी एक्चुअल इंजन होगी तो उसकी जो एक्चुअल इफिशियंसी जो होती है रिवर्सिबल इफिशियंसी से हमेशा कम होती है। अगर एक्चुअल जो इफिशियंसी आपकी रिवर्सिबल इफिशियंसी से ज़्यादा होने लगे तो आपको यही कहा जाएगा कि आपको बाइक वाले ने, जब आपको बाइक एजेंसी से लेके आए तो बोला गया कि 60 आपकी किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देगी, ठीक है, लेकिन जब आप इसको चला रहे हो तो पता चला 80 मिल रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता। मतलब इस तरीके की अगर कोई क्लेम करता है तो वो इम्पॉसिबल होगा कि आपने ऐसा इंजन बना दिया जिसकी एक्चुअल इफिशियंसी जो है कार्नोट इफिशियंसी से ज़्यादा हो रही है। तो कार्नोट इफिशियंसी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। जब कार्नोट इफिशियंसी जैसे ज़्यादा नहीं हो सकती है मतलब आप कह सकते हो कि आपकी जो इंजन है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए तो आप 99% केसेज में इम्पॉसिबल होते हैं तो आप उसको लगा सकते हो। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड्स अपॉन, देखिए रिवर्सिबल साइकिल है, आपको पता है जो कार्नोट एक रिवर्सिबल साइकिल होती है उसकी जो आउटकम जो आता है रेशियो T2 डिवाइड बाई T1, मतलब ये इसका फाइनल एक एक्सप्रेशन आता है। और इसमें बोल रखा है द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, बिल्कुल गलत। नेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड पे नहीं डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, बिल्कुल गलत। टेम्परेचर ऑफ द टू रिजर्वियर बिटवीन व्हिच द साइकिल ऑपरेटेड, ये आपका सही आंसर है। टाइप ऑफ द साइकिल फॉलोड, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब देखो क्या होता है जब आप कार्नोट साइकिल के बारे में बात करने जाते हो ना, तो जो कार्नोट साइकिल के आउटकम्स की जब बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। यहाँ से पता चलता है कि एंथैल्पी योर एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मतलब आप इसमें कोई भी फ्लूइड आप लेते हो, किसी भी तरीके की कोई फ्यूल लेते हो तो इसकी इफिशियंसी अगर टेम्परेचर, दोनों की टेम्परेचर में जो वेरिएशन है सेम है तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। मतलब वो किसी भी फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सा सब्सटेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता है, किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, बस उसके लिए अगर टी इनिशियल और टी फाइनल टेम्परेचर सेम होंगे तो हमेशा जो रिजल्ट दे रहा होगा वो आपका सेम देगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्टेटमेंट होता है। अगले पॉइंट की अगर अपन बात करने जाएँ तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, देखिए कार्नोट साइकिल जो होता है, अब इसके टीएस डायग्राम की बात कर लो। नॉर्मली ये बहुत आसान सा होता है, 1 2 3 4, 1 to 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 आइसोथर्मल, 2 3 4 1 आइसोथर्मल, 1 2 3 4 आपका आइसेंट्रोपिक। तो आप यहाँ देख लो कहाँ दिया हुआ है, कार्नोट साइकिल 2 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 आइसेंट्रोपिक, नहीं 2 आइसोथर्मल 2 आइसेंट्रोपिक, बिल्कुल ये आपका ये सही होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1600 एंड T2 एंड अनदर रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन T2 एंड 400। इफ द बोथ इंजन हैव सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट देन द टेम्परेचर T2 इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है, जो हीट इनपुट और आउटपुट दोनों के हैं वो सेम है तो उनका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, मतलब जो इफिशियंसी आप ऐसे देखते हो 1 माइनस आप Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाय Q सप्लाई। अब इन्होंने बोल रखा है जब यहाँ पे जो हीट इनपुट और हीट आउटपुट दोनों का सेम है, अगर ये इंजन 1 एंड 2 के लिए जो हीट आपका रिजेक्शन एंड हीट सप्लाई सेम है तो इफिशियंसी दोनों की सेम आएगी, मतलब जो इफिशियंसी ऑफ इंजन 1 है वो इफिशियंसी ऑफ इंजन 2 आ जाएगी। और अब ये बताओ अगर लोगों को ये समझ में ना आए सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट तो कैसे पता चलेगा इफिशियंसी सेम हो रही है। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि दोनों की इफिशियंसी सेम आएगी। जब इफिशियंसी सेम आएगी तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर आपके पास अभी जस्ट फार्मूला हमने ड्राइव किया था, T2 वाज इक्वल टू T1 एंड T3 ज्योमेट्रिकल मीन। तो आपका 1600 है, ये आपका 400 है तो 64, ये आपका 800 जो होगा केल्विन आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट टेम्परेचर। समझ रहे हैं? तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। देखिए इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन आपको पता है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे T2 डिवाइड बाई T1, T2 जो है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, T1 जो है आपका सोर्स टेम्परेचर है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है कि कैसे कैसे इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द सोर्स टेम्परेचर, अगर आप देखो पहला बोल रहा है इंक्रीज द सोर्स टेम्परेचर, इसको बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू घटेगी, जब टोटल वैल्यू घटेगी तो आपकी इफिशियंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। दूसरा डिक्रीज द सोर्स टेम्परेचर,
इंक्रीज द सोर्स टेम्परेचर, बिल्कुल ये सही लग रहा है। दूसरा डिक्रीज द सोर्स टेम्परेचर, अब डिक्रीज करोगे तो इसको घटाओगे तो टोटल वैल्यू आपकी घटेगी, बढ़ जाएगी टोटल वैल्यू, तो ये इफिशियंसी कम हो जाएगी, मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा इंक्रीज द सिंक टेम्परेचर, मतलब T2 की बात कर रहा है, T2 के बढ़ाओगे अगर आप, ये इसको बढ़ाओगे तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी, तो ये टोटल वैल्यू आपकी जब इसको 1 से घटा के देखोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये भी गलत है। अगला डिक्रीज द सिंक टेम्परेचर, देखिए अब सिंक टेम्परेचर को घटाने से और सोर्स टेम्परेचर को बढ़ाने से दोनों से इफिशियंसी बढ़ती है। कैसे? 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। अब T2 को अगर आप घटाओगे तो टोटल वैल्यू घटेगी, तो इफिशियंसी जो आपकी है वो बढ़ेगी। मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जब आपको इसमें से एक चूज करना होता है तो क्या पता चलता है, जो T1 जो टेम्परेचर होता है, तो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर आप उतना ही तक बढ़ा सकते हो जब तक उसमें कोई थर्मल एक्सपेंशन ना आने लग जाए। अब मटेरियल की जो मेटलर्जिकल कांस्टेंट होता है 1700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, मतलब इतना इससे ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो फेल हो जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या बचेगी, जो आपका सिलेंडर है पता चला वही फेल हो गया, वही एक्सपेंशन आ गया और जो पिस्टन जाके उसमें चिपक गया। तो अब क्या करोगे, जो T2 टेम्परेचर है, मतलब जो एम्बियंट टेम्परेचर आप उसको घटाओगे, उसको देखो पॉसिबल तो इतना है कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक, 0 केल्विन तक ले आओ तो ये इफिशियंसी 100% हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रेंट ये है कि आपकी एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है ठंडियों में कम होता है, गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा होता है, मतलब जो यहाँ पे इफिशियंसी आपकी बढ़ सकती है वो इजीली बढ़ाया जा सकता है एज कम्पेयर टू सोर्स टेम्परेचर। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर जो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफिशियंसी में इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको डिक्रीज इन सिंक टेम्परेचर विल ऑलवेज बी अ राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जो सोर्स टेम्परेचर होता है उसके लिए एक मेटलर्जिकल कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। इफ कार्नोट इंजन रिजेक्ट हीट एट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड एक्सेप्ट एट 750, व्हाट शैल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड इफ हीट रिजेक्टेड इज इतना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, एक आपके पास हीट इंजन है, कार्नोट इंजन है, 750 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब बिना सोचे सोर्स टेम्परेचर बनाओ, यहाँ से हीट की सप्लाई जो कर रहा है वो आपका कुछ सप्लाई कर रहा है, ये हीट इंजन है, और जो सिंक टेम्परेचर है वो दे रखा है 400 केल्विन, और 400 केल्विन दे रखा है, और यहाँ पे जो सिंक से जो रिजेक्शन हो रहा है, मतलब जो साइलेंसर के रास्ते से जो धुआं बाहर निकल आ रहा है, वो आपको उसकी जो एनर्जी है 1000 किलो जूल है। यहाँ पे कुछ आपको वर्क आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, व्हाट शैल बी द हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट की जो सप्लाई आपने करा रखा है Q1 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी। इसके लिए आपके पास अगेन कार्नोट इंजन है, मतलब इंजन जो है रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल के केस में जो इफिशियंसी आपकी एक्चुअल होती है वो इफिशियंसी रिवर्सिबल के बराबर होती है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब 1 माइनस Q रिजेक्शन डिवाइडेड बाई Q सप्लाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T रिजेक्शन, मतलब T2 डिवाइड बाई T1, 1 से 1 जाएगा, माइनस माइनस टर्म हट जाएगा, तो Q रिजेक्शन आपके पास में दिया हुआ है 1000, Q सप्लाई पूछ रखा है, यहाँ से T2 की वैल्यू 400, T1 की वैल्यू 750 है। अब आप यहाँ से Q सप्लाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी आप देखोगे तो 750 डिवाइड बाई 4, तो आपको कुछ जो रिजल्ट दिखेगा वो आपका 1875 किलो जूल। तो यहाँ से आप ये देखोगे आपको ये रिजल्ट कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछ रखा है कि आपको ये समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है, हीट एब्जॉर्ब मतलब कितना हीट जो इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद इतना हीट रिलीज कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, या इसका तरीका एक और होता है, एंट्रोपी जो होती है रिवर्सिबल साइकिल की, जो एंट्रोपी की बात करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी 0 होती है, मतलब दो एंट्रोपी, एक यहाँ पे एडिशन की वजह से आया, एक सब्ट्रैक्शन की वजह से आया, तो एडिशन की वजह से Q1 बाई T1 आएगा, ये हीट सप्लाई हो रहा है, और हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम जो होता है निगेटिव होता है, तो Q2 बाई T2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप करोगे तो Q1 बाई T1, मतलब Q1 निकालना है, T1 आपके पास में 750 है, Q2 आपके पास में दिया हुआ है 1000, और यहाँ पे जो T2 की जो वैल्यू है 400 है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ से भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी जो चेंज होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो डिवाइसेस रिवर्सिबल होती है उनकी जो एफिशिएंसी होती है एक्चुअल एफिशिएंसी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिवर्सिबल एफिशिएंसी, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ,
300 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर ऑफ 290 डिग्री सेल्सियस टू अ हीट इंजन 150 ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू इतना, देन द साइकिल इज ऑपरेटेड एज। देखिए यहाँ पे सेम जो मैंने ये क्वेश्चन बताया है सेम इसी पे बेस्ड है, इसी की हेल्प से आप इसको समझने की कोशिश करो। 300 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, मतलब क्यू सप्लाई जो है आपका 300 किलो जूल है, ठीक है। एट टेम्परेचर जो T1 की जो वैल्यू दे रखा है, T1 जो दे रखा है 290 डिग्री सेल्सियस। 290 को अगर आप 273 से ऐड करोगे तो 273 563 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इतना 150 किलो जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, सप्लाई इतना हुआ, रिजेक्शन आपका 150 हुआ, ठीक है। किलो जूल पर सेकेंड में है, पर सेकेंड मतलब ये वाट के टर्म दिया हुआ है। और जो T2 है वो आपका 8.5 डिग्री सेल्सियस। अब 8.5 प्लस 273 आप करो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है 281.5। अब देखो इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी 0, इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0 और इम्पॉसिबल के लिए ds इज लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अगर ऐसे कैलकुलेशन करना चाहो तो या तो आप इफिशियंसी के साथ कंपेयर कर दो। जब आप इफिशियंसी के लिए कंपेयर करने जाओगे तो पहले एक्चुअल इफिशियंसी निकाल लो। एक्चुअल इफिशियंसी जब निकालोगे तो 1 माइनस 150/300, मतलब यहाँ से आपको 50% इफिशियंसी मिल रही। और रिवर्सिबल इफिशियंसी जब निकालोगे तो 1 माइनस 281.5 डिवाइडेड बाई योर 563। तो 281/5 को 563 से आप डिवाइड करके देखोगे तो इसकी भी जो इफिशियंसी निकल करके आ रही है वो भी आपकी 50% आ रही है। मतलब दोनों की इफिशियंसी अगर सेम आ रही है, जब रिवर्सिबल और एक्चुअल इफिशियंसी सेम हो जाती है तो उस तरीके के जो इंजन होते हैं वो आपके रिवर्सिबल इंजन बन जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस दैट प्रोड्यूस नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल बाई एक्सचेंजिंग हीट ओनली विद द सिंगल थर्मल रिजर्वियर। देखिए ओनली विद द सिंगल थर्मल रिजर्वियर है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ो। वो स्टेटमेंट यही कहता है कि कभी आप सिंगल थर्मल रिजर्वियर से टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट है उसको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में आप सप्लाई या कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है। उसी के साथ में परपेचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड आ जाता है। कहता है अगर आप ऐसा कोई इंजन डेवलप कर दो जो आपकी बाइक जैसे वो बिना साइलेंसर के काम करने लगे, मतलब जितना हीट की सप्लाई कर रहे हो उतना वर्क आउटपुट मिल जाए, जो एग्जॉस्ट के रास्ते से किसी तरीके की कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो, तो इस तरीके के जो इंजन होते हैं उसको आप परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। और जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड होता था वो क्या कहता था कि आपने कोई ऐसा इंजन बना दिया जिसमें आप एनर्जी की सप्लाई नहीं कर रहे हो फिर भी आपको आउटपुट मिल रहा है। मतलब आपसे बोला जाए कि आपका जो बाइक है वो बिना पेट्रोल के बिना किसी एनर्जी के सप्लाई से अपने आप चल रही है, तो उस तरीके का इंजन बनाओगे तो आपका PMM 1 हो जाएगा। अगर आपकी जो बाइक है बिना साइलेंसर के, मतलब साइलेंसर जो एग्जॉस्ट वाल्व वही नहीं लगाता है, जितना हीट सप्लाई कर रहे हो उतना आउटपुट मिल जा रहा है, तो उस तरीके का अगर इंजन डेवलप कर देते हो दैट इज PMM 2, ठीक है। और PMM 3 विदाउट फ्रिक्शन अगर चलती है तो आपकी PMM 3 की कैटेगरी में आ जाएगी। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का जो वायलेशन होता है PMM 1 होता है, सेकंड लॉ का जो वायलेशन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का जो सेकंड लॉ का वायलेशन है दैट इज PMM 2, ठीक है जी। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या द लॉ ऑफ एंट्रोपी। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आउटकम होता है टेम्परेचर मेजरमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका आउटकम होता है वो आपका इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आउटकम होता है वो आपकी एंट्रोपी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो, एंट्रोपी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अ हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन टू हीट रिजर्वियर, वन एट 800 केल्विन अदर एट 400 केल्विन। एक 800 और दूसरा 400 पे केल्विन पे काम करता है। व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। देखिए हीट पंप की जब बात करने जाते हो, ये आपका कोई हीट पंप है 800 और 400 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। मतलब इसको आप हीट को यहाँ से आप हीट आपका आ रहा है, यहाँ पे आपकी सप्लाई हो रही है, ठीक है जी। और ये आपका हीट पंप है, ये W इनपुट है। तो इसमें COP जब निकालने जाते हो तो डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय W इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, हीट पंप में आपको गर्मी चाहिए होता है, तो गर्मी कितने टेम्परेचर पे 800 पे, T हायर।
और जो W इनपुट T हायर माइनस T लोअर, तो 800 माइनस 400, ठीक है। तो ये 400 आ जाएगा, 800 है, मतलब कि ये 2 हो जाएगी इसकी COP। ऑलराइट, तो इस पर भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल रिजर्वियर इज अ बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। थर्मल रिजर्वियर वो बॉडी होती है जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट रेट से होती है, जिसमें अगर आप उसमें से कुछ हीट निकाल दो और उसके टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आता है तो उसको सोर्स कहते हैं। हीट निकाल दो, हीट सप्लाई कर दो और फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता तो उसको सिंक कहते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इज अ थर्मल रिजर्वियर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रखा है। एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस एंड T2 एंड अदर इंजन T2 एंड 400 केल्विन, बोथ डू सेम वर्क। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, जो इनका वर्क है दोनों का बराबर है। कैसे आप देख सकते हो, T1 जो टेम्परेचर है 900 केल्विन, यहाँ से कुछ हीट की सप्लाई हुई, T2 पे गया और जो T2 का टेम्परेचर वो आपको निकालना है। T2 से जो हीट की सप्लाई हुई T3 पे गई और T3 की जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है 400 केल्विन, ठीक है। ये आपका हीट इंजन 1 है, ये आपकी हीट इंजन 2 है। यहाँ से बोल रखा है दोनों का जो वर्क है वो बराबर है, W1 ये आपका W2। तो बोल रखा है कि W1 जो है आपका W2 के बराबर है, मतलब हीट सप्लाई 1 माइनस हीट रिजेक्शन इक्वल टू हीट सप्लाई 2 माइनस हीट रिजेक्शन, ये आपका 3 आ जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ से हीट सप्लाई आपने 1 किया, ये Q2 है, यही Q2 आपने यहाँ सप्लाई किया और यहाँ से आपको Q3 मिला। अब Q2 निकालना है तो आपका Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब Q2 को अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आप करके देखो तो T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देख लो आप, 900 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, तो आपको 650 मिल जाएगा। 1300 केल्विन आ रहा है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा। टेम्परेचर सेम है, सॉरी, अगर आपका वर्क डन सेम है तो आप उसकी अर्थमेटिक मीन निकालोगे। अगर आपका इफिशियंसी सेम है तो आप उसकी ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन, efficiency of all reversible heat engine operates between the same temperature level is the same is known as, बोल रखा है the efficiency of all reversible heat engine operates between the same temperature level is the same is known as। देखिए, कार्नोट जो स्टेटमेंट होता है उसने ये बोला है कि आप इफिशियंसी को निकालो। अगर आप टेम्परेचर को दे रखे हो, T2 और T1 टेम्परेचर आपके पास है, तो इफिशियंसी सेम आएगी नो मैटर विच काइंड ऑफ द फ्यूल यू आर गोइंग टू यूज। आप किस तरीके का फ्यूल यूज करते हो ये मेरा कंसर्न नहीं है। अगर टेम्परेचर दोनों जगह सेम आ रहा है तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका सेम आएगा। ये स्टेटमेंट जो देता है, जो कार्नोट इफिशियंसी है, वहां से कार्नोट थ्योरी का एक कोरिलेशन है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 2-4 क्वेश्चन और हैं, इसको देख लेंगे आप। थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इज 50%, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। एक मिनट, अपन ने क्या क्वेश्चन किया, ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन देख लिया। अब इसके साथ में ही अपन इसको ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, वरना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी तक हमने कवर कर लिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक आउटकम है, वहाँ तक हमने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगले जो लेक्चर होंगे इसमें और चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू for watching and stay tuned।